आप देख रहे हैं यूके फायर। मैं आपके साथ सुनील पटेल। हमारे खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। और जैसे आप देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं, आचार संहिता लग चुकी है और चुनाव की तारीख का ऐलान भी हो चुका है। तो वहीं जो सभी पार्टियों के दावेदार हैं वो लगातार क्षेत्र में लगे हुए हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और अपनी दावेदारी पेश किए हुए हैं। वहीं आज झबरेड़ा विधानसभा से प्रबल दावेदार भारतीय जनता पार्टी के नेता जोगेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। यदि सबसे पहला आपका स्वागत है। यदि सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि थोड़ा सा दर्शकों को बताइए कि आपका राजनीतिक करियर कहां से और किस शुरू हुआ। आपका स्वागत है पटेल जी। मैं बाल्यकाल से ही स्वयंसेवक हूँ और सन 2009 से मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ और मैं भगवानपुर मंडल में मंडल उपाध्यक्ष और उसके बाद मैं प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य रहा और 2 बार से मैं जिला महामंत्री हूँ अनुसूचित मोर्चे का हरिद्वार से। और मैं अपने गांव का प्रधान रहा और ये लगभग 12 साल से मेरा राजनीतिक में सक्रिय सदस्य हूँ। तो राजनीति की प्रेरणा आपको कहां से मिली? आपसे पहले भी आपके परिवार से कोई राजनीतिक थी? मेरे पिताजी शुरू से ही संघ की विचारधारा के संघ से जुड़े हुए थे। हालांकि उनका कोई राजनीतिक जीवन नहीं रहा, लेकिन उन्हीं की प्रेरणा से मैं संघ की विचारधारा से जुड़ा। उसके बाद में राजनीति में आया। चलिए मान लेते हैं आपका जो स्रोत है राजनीति में आने का, मुख्य मकसद क्या है आपका? क्या आप चाहते हैं राजनीति में आगे? राजनीति में आने का मेरा मुख्य मकसद ये है कि ये तो सभी कहते हैं कि राजनीति में आकर मुझे सेवा करनी है या विकास करने हैं। एक तो मैं आपको बता दूं, मेरा जो मेन मकसद है वो ये है कि उत्तराखंड ही नहीं पूरे भारत में कोई भी ऐसा दिव्यांग नहीं है जो राजनीति में सक्रिय रहा हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे उत्तराखंड और पूरे भारतवासियों को यह संदेश देना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने जो दिव्यांग का नाम देकर हमको सम्मान दिया है, पहले तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और भारतीय जनता पार्टी में अगर मुझे टिकट मिलता है और मैं जीतता हूं तो सबसे पहले मेरे दिव्यांग भाइयों का एक बहुत बड़ा सम्मान होगा, बहुत बड़ा उनमें आत्मविश्वास होगा। जो दिव्यांग लोग आज के समय में अलग अलग संगठन से जुड़े हुए हैं या अलग अलग विचारधारा के हैं, वो इस चीज से प्रेरित होकर कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की पार्टी ऐसी पार्टी है जो दिव्यांगों को का सम्मान करती है। वो कहीं ना कहीं हमारी भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास रखेंगे और हमारा वोट बैंक बढ़ेगा। और आने वाले समय में मैं झबड़ा विधानसभा से जीत कर आऊंगा तो सबसे पहले मेरे दिव्यांगों का सम्मान है और उसी के लिए मुझे राजनीति में आगे आना चाहता हूं और इसी यही मेरी प्रेरणा है। तो सुना दर्शकों, आपने जितना कहना है उनका कि दिव्यांगों को जो दिव्यांग नाम दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, वो उसके लिए भी उन्होंने धन्यवाद किया। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि एक दिव्यांग होने के बावजूद वो समाज सेवा ऐसी करनी चाहते हैं, क्योंकि देखो सब वादे करते हैं कि वो विकास कार्य करेंगे, समाज सेवा करेंगे, लेकिन वो तो सबको पता है कि कौन बाद में क्या करता है। अब अगर बात करें जोगेंद्र सिंह की, तो लगातार जो है सक्रिय रहते हैं और लोगों की सेवा भी करते रहते हैं। जोगेंद्र जी, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आपने झबरेड़ा विधानसभा को ही क्यों चुना, वहीं से टिकट क्यों मांगा? झबड़ा विधानसभा में मेरा एक कृष्णा नगर में घर है जो झबड़ा विधानसभा में आता है। मेरी गृह विधानसभा है, तो आदमी सबसे पहले अपनी घर में ही मांगने का अधिकार रखता है। तो मेरा अधिकार है कि क्योंकि मेरी गृह विधानसभा है तो मैं अपनी गृह विधानसभा से टिकट मांगूंगा। अगर वहां देखा जाए तो भाजपा के ही विधायक इस बार रहे हैं, पूरे 5 साल हो चुके हैं देशराज करने वाले। ऐसा क्या लगता है आपको कि उन्होंने कुछ ऐसे विकास कार्य या कुछ जो आपने सोचा है कि दिव्यांगों के लिए काम करना, क्या उन्होंने नहीं सोचा कि किसी को ऐसा काम आ जाए कि जो जरूरी होना चाहिए? सबकी कार्य करने की क्षमता, कार्यशैली अलग होती है। मेरी कार्य करने की शैली अलग है, आपकी अलग होगी, अन्य सबकी अलग है।
जो सरकार में रहते हैं या जो पॉलिटिक्स में रहकर जनप्रतिनिधि बनते हैं, सबकी कार्य करने की शैली अलग है। कुछ कार्य उनके शैली में नहीं हुए होंगे या उनकी नजर नहीं पड़ी होगी। हम चुनाव में हैं, चुनावी माहौल है, तो हमने पहले से सोच रखा है कि जो कार्य किसी की नजर से छूट गए हैं किसी कारणवश, हम उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे और हम लगातार और अपनी भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सिटिंग एमएलए होने के बावजूद आपको टिकट क्यों दे? मैंने आपको पहले बताया है कि हमारी हरिद्वार विधानसभा में 11 सीटें हैं, 8 एमएलए हमारे पास हैं, 8 एमएलए सीटिंग एमएलए हैं। उसमें से सिर्फ एकमात्र सीट है जिस पर कोई दावेदार नहीं है, अन्य सभी 7 सीटों पर दावेदार हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो व्यक्ति काम करता है उसका अपना अधिकार है। साथ के साथ विधानसभा सीटों पर आप देख रहे होंगे जहां सीटिंग एमएलए हैं, 4-4, 5-5 प्रत्याशी टिकट मांग रहे हैं, तो उसमें झगड़ा भी एक है। झगड़ा में सबसे अधिक है, लगभग 7-8 प्रत्याशी टिकट की मांग कर रहे हैं। ये हमारा अधिकार है, जहां हम काम करते हैं वो हमारा अधिकार है टिकट मांगने का। उसके बाद हमारा संगठन, हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि कौन जिताऊ कैंडिडेट है, किसको टिकट मिलना चाहिए, वो हम जो है अपने नेतृत्व को सौंपते हैं। अगर बात की जाए मौजूदा विधायक देसर करने वाले, तो उन्होंने सभी जो दावेदार हैं भाजपा में उनको मक्खी करार दिया था। क्या कहना चाहिए? मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले ही बताया, सबके विचार, सबकी भाषा शैली अलग है। व्यक्ति अपना परिचय अपनी भाषा से देता है। मैं उनके विषय में नहीं जाना चाहता। मैं पार्टी में रहते हुए अपने गुरु से सीखा है कि हमेशा अपनी लाइन बड़ी रखो, दूसरे की लाइन को आप छोटी करने का प्रयास मत करो। तो हमको अपनी दिशा और दशा में चलना है, हमको खुद अपनी लाइन आगे बढ़ानी है। क्या लगता है 2 जनवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम हुआ था झबरेड़ा के अंदर, लेकिन वहां पर देखा गया काफी लोग वहां पर मंडल अध्यक्ष वगैरह जो सब लोग थे, वो विधायक और विधायक की पत्नी सब लोग मंच पर मौजूद थे, लेकिन हमने देखा कि जो झबरेड़ा विधानसभा से भाजपा में दावेदारी के वो करने वाले नेता है, उन लोगों को अंदर जगह नहीं मिली। देखिए, हमारे माननीय युवा मुख्यमंत्री जो झाड़ू नेता पुष्कर सिंह धामी जी, उनके नेतृत्व में हम सन 2022 में जा रहे हैं। उनका सरकारी प्रोग्राम था, सभी नेता वहां पर थे। रही बात, आप कह रहे हैं कि वहां पर मंच पे आने को नहीं कहा गया, तो उसमें जो मंच की सीटिंग थी वो उतनी नहीं थी। मंच की सीटिंग 20-25 की थी, तो अगर सभी प्रत्याशियों को बुलाते, वहां 12-13 तो प्रत्याशी हो रहे हैं, तो वो वहां पर सीटिंग नहीं बैठ रही थी। प्रोटोकॉल के अनुसार वो फिर किसी को नहीं बुलाया, एक को बुलाते तो फिर सभी को बुलाना पड़ता, वो विषय है। उसमें देखा जाए तो एक दावेदार है सुरेंद्र मोखा। सुरेंद्र मोखा ने आरोप लगाया है कि शायद विधायक जी को ये डर है कि अगर हम वहां बैठ जाए मुख्यमंत्री के पास जाकर कि शायद उनमें से हम किसी का टिकट ना हो जाए। वो मुख्यमंत्री किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है, वो पूरे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो सब जानते हैं। और किसी के पास बैठने उठने से टिकट नहीं होते भाई साहब। ये तो जो धरातल पर काम करते हैं और जनता जिन पर विश्वास जमाती है, और हमारी सब LIU हमारा संगठन सब देखता है, टिकट उसी का होता है जो जिताऊ कैंडिडेट होता है, जमीन पर काम करता है। बात की जाए विकास कार्य की, तो झबरेड़ा में ऐसे क्या मुख्य विकास कार्य रह गए हैं जिनको लेकर के आप अपनी प्राथमिकता जनता को बताते? वहां पर सबसे ज्यादा जरूरी जो फिलहाल है, मेरे छात्र छात्राओं और युवा साथियों और मेरे बुजुर्गों सभी के लिए वहां एक स्टेडियम की आवश्यकता है। व्यायाम करने से, योगा करने से मानसिक ही नहीं हमारा शरीर भी विकसित होता है और हमारे अच्छे शरीर का निर्माण होता है। इसलिए वहां पर एक स्टेडियम की बहुत आवश्यकता है, जो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं रही हुई होगी। तो मेरा मुख्य उद्देश्य ही यही रहेगा कि मैं वहां पर सबसे पहले तो एक स्टेडियम का निर्माण करूं। दूसरा, वहां पर आज तक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, जिसमें हमारे बालिक बालिकाएं इंटर के बाद स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त कर सकें या व्यवसाय शिक्षा ले सकें। तो वहां पर एक डिग्री कॉलेज का निर्माण होना अत्यंत आवश्यक है। और झबरेड़ा एक ऐसा कस्बा है जो 40-50 गांव को जोड़ता है, उनका निकास वहां पर है, जिससे जो लोग रुड़की आना चाहते हैं या मंगलोर या अन्य किसी स्थान पर जाना चाहते हैं, वहां
परिवहन के साधनों की बहुत ही दिक्कत है, जिसे कहीं भी जाना पड़ेगा या तो ऑटो रिक्शा में जाएगा या ई रिक्शा में जाएगा। ऑटो रिक्शा का हाल आपको पता है, वो 20 सवारी में उठा लेते हैं, कहीं पलट जाते हैं। तो वहां पर सरकारी या गैर सरकारी कुछ भी हो, वहां पर एक बस स्टैंड का निर्माण बहुत अति आवश्यक है। और मैं तो ये भी चाहूंगा कि जो छात्र छात्राएं गरीब तबके से आते हैं, जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं पैसों की वजह से, तो हम चाहेंगे वहां पर एक लाइब्रेरी का निर्माण भी हो, ताकि बच्चों को फ्री में जो पढ़ना चाहते हो, चाहे व्यावसायिक हो, सामाजिक हो या शिक्षा से संबंधित हो या हमारे ग्रंथों से संबंधित हो, वो शिक्षा उन्हें निःशुल्क प्राप्त हो जाए। तो हम ऐसी लाइब्रेरी का निर्माण भी वहां पर करेंगे। चलो, ये आपकी प्राथमिकता तो बहुत अच्छी है। अगर देखा जाए तो क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत अच्छी प्राथमिकता है जो जोगेंद्र सिंह ने सोची हुई है, बहुत ही एक अव्वल टाइप की देखने को मिले, क्योंकि ये चीजें का निर्माण जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन आज तक नहीं होगा। ये भी एक सोचनीय बातें है। लेकिन अगर वही बात करें तो मिनी स्टेडियम, बस स्टैंड, ये घोषणा पहले भी हो चुकी है और अभी भी हुई है। तो क्या लगता है कि घोषणा जाती है कि या काफी होगा? काम करने के लिए आपको अपनी ताकत का, अपने पद का और उसमें एक रुझान पैदा करना पड़ेगा। कोई भी काम असंभव नहीं है अगर आप सच्चे मन से उस काम पर लगेंगे। ऐसा कोई काम नहीं है इंसान के लिए जो पूरा ना हो, लेकिन उसमें क्या है, अपनी मानसिकता, अपनी सोच को केंद्रित करना पड़ेगा, सच्चे मन से काम करना पड़ेगा। और ये काम ऐसा नहीं है। यानी कि ये कहे कि जो मौजूदा विधायक है उन्होंने अपनी ताकत का प्रयोग नहीं किया, उनको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है, क्योंकि उनकी ही विधानसभा में उन्हीं के मौजूदा विधायक देते हुए ये घोषणा पहले भी हो चुकी है, लेकिन आज निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। घोषणाएं हो चुकी होंगी, क्योंकि आपको पता है कहीं घोषणाएं हो जाती हैं, उसके बाद वो धरातल पर नहीं आ पाती हैं किसी कारणवश। अगर हम उन पर ध्यान देंगे तो धरातल पर भी आएंगे, तो उनका निर्माण संभव है। एक बात करें तो देखा जाए तो विधायक देसाई कर्णवाल हर बार अपने भाषण में बोलते हैं कि उन्होंने विधानसभा झरवाड़ा क्षेत्र में सड़कों के जाल बिछा दिए, लेकिन हम भी घूमते हैं तो हम भी देखते हैं सड़कों के जाल कैसे बिछे हैं। तो आज भी अभी 2 दिन बारिश हुई है तो आज भी पानी गड्ढों में भरा पड़ा है सड़कों में। कैसे लगता है आपको, कैसे विकास कार्य हुआ? मैं बता दूं आपको, कृष्णानगर में सबसे जो अहम समस्या है वो पानी की समस्या है। वहां पर सड़क से काम नहीं चलेगा। पहले है ना कि पानी कहाँ भी स्टोर करें या कहाँ उसकी निकासी करें। तो हमने सोच रखा है इसमें, अगर वहां से मैं विधायक बनता हूँ तो जो कृष्णानगर है वहां से अंडरलाइन पाइप लेकर हम सोलानीपुरम में उसको निकाल सकते हैं, जो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि वहां पे आप निर्माण करो जाओ सड़कों का, उससे कुछ उद्देश्य नहीं है जब तक हम ये नहीं सोचना है कि हमारा पानी कहाँ से निकास हो सकता है। अगर बात करें तो टिकट आपको हो जाता, टिकट आपको हो गया तो झरवाड़ा विधानसभा की जनता आपको वोट दे, क्या कारण है? देखिए, मुख्य कारण मेरा ये है, और मैं झरवाड़ा विधानसभा की जनता से हाथ जोड़कर अपील भी करना चाहता हूँ। काम तो कहीं ना कहीं कम ज्यादा होते रहते हैं, कोई भी किसी काम से संतुष्ट नहीं रहता, लेकिन मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनकी जनता जितने भी वहां पर नेतृत्व मात्र शक्ति है, उनके मान सम्मान में कभी कमी नहीं आएगी। और जितने मेरे से विकास कार्य होंगे वो विकास कार्य मैं दिलो जान से और मजबूती के साथ करूंगा। तो ये थे हमारे साथ जोगेंद्र सिंह, जो कि प्रबल दावेदार अभी देखे जा रहे हैं झरवाड़ा विधानसभा से। उनका कहना है कि जो उनकी प्राथमिकता है वो बहुत अच्छी है और जनता के लिए बहुत अच्छे काम आने वाले हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में टिकट किसका फाइनल होता है झरवाड़ा विधानसभा से, और कौन यहाँ से जीतकर अपनी दावेदारी जो पेश की हुई है उसमें जीतकर आता है, किसके खाते में इस बार यहाँ से ये सीट जाने वाली है। क्योंकि चौथा विकल्प भी अब लोगों के सामने आ गया है, आम आदमी पार्टी। वहीं अगर बात करें तो आजाद समाज पार्टी का भी वहां पर कैंडिडेट आ चुका है, यानी 5 लोग वहां पर चुनाव लड़ने वाले हैं। अब देखना होगा कि जीत किसकी निश्चित होती है और जनता किसको अपना जनप्रतिनिधि चुनती है।